हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो इसका चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। इसका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन वीडियो आज मैं यहाँ पर कराऊंगी, जिसके अंदर थ्रू आउट दिस चैप्टर जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आई एम टू से दैट ऑल चैप्टर आपका कवर अप होने वाला है इस डिटेल्ड इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। ठीक है जी। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सेट्स, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, थोड़ा थ्योरी और थोड़ा सम से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सच एज अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम एक्सेट्रा। इन मैथमेटिक्स आल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शंस फॉर एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स एक्सेट्रा। तो ये जो कुछ भी मैंने मिला जुला के यहाँ पर थ्योरी लिखी है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ये आपकी बुक से ही मैंने लिया है, ये जो यहाँ पर लाइन मैंने लिखी हुई है, ठीक है। हमारी जो रोजाना की जिंदगी है बेटा, ये आपको समझाने के लिए मैंने इसमें लिखा है इस तरीके से कि हमारी जो डेली लाइफ होती है, देखिए हम देखते हैं, आप देखते हैं कि हम अक्सर बात करते हैं कुछ कलेक्शन की, कुछ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन की। आई वांट टू से दैट कुछ चीजों की कलेक्शन की बात करते हैं किसी एक तरीके के, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, अगर हम पैक ऑफ कार्ड्स की बात करते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या है, जो कार्ड्स ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है, उनका पूरा जो आपका पैक बनता है उसकी। क्राउड ऑफ पीपल मतलब कुछ लोगों के भीड़ की बात करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम की बात करते हैं कि कितने मेंबर इसमें एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारी चीजों की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपनी क्लास में ही बात कर लीजिए, देखिए नंबर ऑफ बॉयज की, नंबर ऑफ गर्ल्स की, या अपने स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, या नंबर ऑफ टीचर्स की, जो स्टाफ है उसकी, ठीक है, किसी भी तरीके की, मतलब जो एक पर्टिकुलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, उसको एक तरीके से सेट्स बोला जाता है। अब देखिए ये तो थ्योरी की बात है, इसमें मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो हम बहुत सारी कलेक्शंस में आते हैं। मैथमेटिक्स में हम बहुत सारी कलेक्शंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जो भी 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी, दीज ऑल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो इन मैथमेटिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स मींस जो डॉट लगता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं, फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ठीक है, 5 7, these numbers are known as prime numbers। 11 you can take so many examples of prime numbers also, ठीक है। तो these are some examples। ये आपको इसलिए बोला गया कि हम सेट्स क्या होता है, सेट्स इस तरीके से बनते हैं जो कि पर्टिकुलर एक ही तरीके की चीज जो होते हैं, एक ही तरीके का जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको जब मिलाकर हम कंबाइन करते हैं या उनके कलेक्शन को एक तरफ से लिखकर एक तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, तो उनको बोला जाता है सेट्स। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर अब 2 तरीकों की जो बात है वो इस चैप्टर में हम करेंगे। मैं आपको आगे पूरा डिटेल, क्योंकि डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो है तो सब कुछ इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे, ठीक है जी। तो देखिए शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, इन शॉर्ट a set is a well defined collection of objects numbers, letters, alphabets, symbols etc। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बात करें, ठीक है, तो सेट क्या होता है, आप सेट को क्या समझेंगे, सेट एक तरीके से a well defined collection मतलब एक अच्छे तरीके से जिसको कि डिफाइन किया गया है, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे बताइए हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, तो आपका सीधा आंसर होगा देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है। नेम देम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो क्या आप बताइए, आपकी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है, सपोज 50 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, और अगर मैं 50 स्टूडेंट से ये सेम क्वेश्चन अराइज करूं फ्रॉम 1 बाय 1, तो क्या उनके आंसर्स चेंज होने वाले हैं? क्या कोई बच्चा ऐसा होगा जो बोल देगा देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर, या फिर देयर आर 2 मंथ्स इन अ ईयर, या देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर? ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि सेट का मतलब ही बेटा ये होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि वो कलेक्शन चेंज, वो जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसमें चेंज नहीं होंगे, वो वेरीज नहीं करेंगे पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने में उनके जो कलेक्शन है, उनका नंबर जो चेंज नहीं होने वाला, वो जो है जो के दो ही आते हैं सेट के अंदर, ठीक है जी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। अब जैसे मैंने आपको एक मंथ्स ऑफ अ ईयर का एग्जांपल दे दिया, यू
can take so many examples from your surroundings, like how many days are there in a week, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब नंबर्स, लेटर्स, अल्फाबेट्स, रिवर्स एक्सेट्रा। अब इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या क्या आ सकता है, नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है जी, किसी पर्टिकुलर नंबर की बात करें, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, नेचुरल नंबर्स की बात की, होल नंबर की बात हो सकती है। ठीक है ना, इंटीजर्स की बात हो सकती है, किसी भी चीज की बात हो सकती है। लेटर्स की बात हो सकती है, 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये सब बेसिक चीजें बेटा आपको पता है। अल्फाबेट्स ये रहे और लेटर्स अलग चीज होगी। ठीक है, अल्फाबेट्स की बात आ गई यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया ABCD। ठीक है, रिवर्स की बात कर ली, जैसे हम इंडिया के रिवर्स की बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स है, तो आप नाम बता सकते हैं उनके, गंगा, जमुना, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, मतलब बहुत सारी नदियों के नाम आप बता सकते हैं, गोदावरी हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से नाम बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी कि सेट क्या हो गया बेटा, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज नंबर्स, लेटर्स, अल्फाबेट्स, रिवर्स एक्सेट्रा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बेटा, मैं आपको थोड़ा बहुत बता रही, जो पूरा इसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, अब मैं आपको ये पूछती हूँ कि अब बताओ इसमें कौन कौन सा जो है सेट का एग्जांपल है और कौन सा सेट का एग्जांपल नहीं है। तो अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर एनालाइज करती हूँ कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ऐसे ही आपको ओड नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो कि 10 से लेस देन हो। अब नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं बेटा, देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, मतलब ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। और ये सब क्या है, ये सब हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब हमारे 10 से छोटे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बात बोली, ओड नेचुरल नंबर, यानी कि जो इवन नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पर लिखा, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें कट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा कट हो जाएगा, ये इवन नेचुरल नंबर 2 है, ये कट हो जाएगा। 4 इवन नेचुरल नंबर है, ये कट हो जाएगा। 6 इवन नेचुरल नंबर है, ये कट हो जाएगा। 8 इवन नेचुरल नंबर, यही कट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1 3 5 7 9। पहले मैंने आपको सारे नेचुरल नंबर्स लिखकर दिखा दिए लेस देन 10, फिर मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई। ये पूछ रहा है कि ओड नेचुरल नंबर लिखने हैं, लेस देन 10 तो ये सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, लेकिन ओड नेचुरल नंबर्स में क्या करना पड़ेगा, हमें जो इवन नेचुरल नंबर है उनको कट करना पड़ेगा। उनको कट करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा, वो क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है, सो दीज नंबर्स आर ओड नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10। अब अगर मैं आपको पूछूं द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में आप जितनी भी नदियां हैं उनके नाम बता सकते हैं। देखिए, अब अगर मैं आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला है बेटा, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, क्या ये क्वेश्चन में अगर 10 बच्चों से पूछूंगी उनके आंसर चेंज होने वाले हैं? उनके आंसर चेंज होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ओड नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 है वो यही रहेंगे। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारा एग्जाम्पल है सेट का। सेट्स को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा सेट का एग्जांपल है। अब अगर मैं रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करती हूँ, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में आप यहाँ पे गंगा नाम लिख दीजिए। ठीक है जी, गंगा लिख दीजिए, फिर आप सरस्वती लिख दीजिए, ब्रह्मपुत्र लिख दीजिए, ठीक है, गोदावरी लिख दीजिए, नर्मदा लिख दीजिए। ठीक है, मतलब नर्मदा। तो ये जो नाम है क्या, एक्सेट्रा, क्या ये नाम जो इंडिया की रिवर्स है पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे बेटा? ये पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे। तो ये भी किसका एग्जांपल है, सेट का एग्जांपल है। लेकिन अगर सपोज करो मैं आपको बात करती हूँ नील नदी की, आपके बुक के अंदर दिया हुआ नील नदी, तो क्या वो सेट का एग्जांपल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नील नदी कहाँ पर है, नील नदी अफ्रीका के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट में है, अफ्रीका के अंदर है, तो वो रिवर्स ऑफ इंडिया में नहीं आएगी, तो वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। आई एम टू से दैट। अब देखो, हमने यहाँ पर किसका कलेक्शन किया, हमने पर्टिकुलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन किया। पर्टिकुलर काइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रिवर्स है। कहाँ की रिवर्स? इंडिया की रिवर्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स ऑफ इंडिया। सो दीज आर द सम नेम्स ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें द वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब अगर वोवल्स की बात करें, देखो बेटा, वोवल्स कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 वोवल्स होते हैं। तो ये क्या सेट्स का एग्जांपल है? यस, ये सेट्स का एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे या किसी से पूछोगे, तो वोवल्स ऐसा तो नहीं है ना कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, चेंज हो जाएंगे। कोई बोलेगा ए, ई, आई, ओ, कोई इसमें कुछ और अल्फाबेट ऐड कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वोवल्स इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे ओनली देयर
देयर आर ओनली 5 वोवेल्स इन आवर इंग्लिश अल्फाबेट और वो 5 यही रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर काइंड का, ठीक है जी, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, जो कि पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करती है, चेंज नहीं होती है, तो इसलिए ये क्या है, इंग्लिश, ये जो है सेट का एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, अगर हम अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल्स की बात करते हैं, अब बेटा अलग अलग ट्रायंगल्स में आप कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, आप ट्रायंगल की बात कर सकते हैं। ट्रायंगल क्या होती है, एक फिगर होती है जो कि 3 साइड से बनती है, ठीक है, उसमें आप नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, उसमें आप इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर सकते हैं उसमें, या फिर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर ले, या मतलब इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 साइड्स बना दूं, अगर मैं यहाँ 4 साइड्स बना दूं तो क्या ये ट्रायंगल में आएगा, ये ट्रायंगल में नहीं आएगा, तो रेक्टेंगुलर फिगर हो जाएगी या फिर आपकी स्क्वायर फिगर हो जाएगी। तो वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, यानी जितने अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल हैं वो क्या सेट्स के एग्जांपल्स हैं, हाँ जी, वो भी सेट्स के एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे। कोई भी बच्चा आपको बताएगा तो ट्रायंगल की फिगर ड्रॉ करके दिखाएगा, वो रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है, या कोन, ही कोई अलग तरीके की फिगर को ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स, अगर मैं एक क्लास में जाती हूँ, सपोज करो मैं आपकी क्लास में मैथ्स की टीचर है, सपोज कीजिए आपकी क्लास में मैथ्स की टीचर आती है और वो आपसे पूछती है कि बेटा आप मुझे ना अपने मैथ्स के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना उनकी कलेक्शन बना कर दो 5-5। तो आप एक चीज बताओ, क्या आपकी मैथ्स में जो डिफिकल्ट आपको टॉपिक लगते होंगे, सपोज आपको ट्रायंगल चैप्टर टफ लगता है, हो सकता है किसी दूसरे बच्चे को सर्कल चैप्टर टफ लगता हो, तीसरे बच्चे को प्रोबेबिलिटी चैप्टर टफ लगता हो, ठीक है जी, या हो सकता है सेट्स चैप्टर किसी को टफ लगता हो। तो मतलब कोई भी, यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स। तो यानी कि ये जो आंसर होगा, जब टीचर ने बच्चों से जाकर पूछा कि बेटा आपको मैथ्स में डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लिखता है, आपको एक चैप्टर मुझे बताओ, तो क्या अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं सबका आंसर सेम होगा? नहीं होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, अलग अलग आंसर होगा। इसलिए दिस इज नोट द एग्जांपल ऑफ सेट, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स इज नोट द एग्जांपल ऑफ सेट्स, ठीक है, ये सेट्स का एग्जांपल नहीं है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 5 प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस के आपको नाम बतानी है। तो आप बताओ क्या संसार में जो 5 मैथमेटिशियंस हैं उन सबके नाम सेम रहने वाले हैं? वो क्या सेम होंगे? देखिए 5 कोई भी प्रसिद्ध आपको नाम बताने हैं तो कोई भी प्रसिद्ध नाम बता सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि संसार के अंदर 5, अगर 5 ही मैथमेटिशियंस है सपोज कीजिए प्रसिद्ध, तो आप उनके नाम बताएंगे तो वो सेम आएंगे, ठीक है, वो सेट का एग्जांपल होगा। लेकिन संसार के अंदर 5 से ज्यादा अगर प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस हैं तो क्या उनके नाम जो है सेट्स के अंदर आएंगे? तब उनके नाम सेट्स के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है जी। फिर ये भी हो सकता है बेटा कि आप जिन मैथमेटिशियंस के नाम बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि दूसरा भी उन्हीं मैथमेटिशियंस के नाम बोले, ठीक है। तो वेल डिफाइंड वर्ड जो मैंने आपको पहले बोला था, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर? वेल डिफाइंड का मतलब यही है, नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा कोई भी आंसर, ऐसी कोई भी चीज जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है, वेल डिफाइंड होती है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है वी नोट दैट ईच ऑफ द अबव example is a well-defined collection of objects in the sense that we can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not। अब ये बोल रहे हैं, हमने ये नोट किया कि ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स के इस सेंस में है कि हम ये बता सकते हैं कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं करता है। वी कैन से दैट द रिवर नील डजंट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो रिवर नील है, देखिए ये मैं आपको बोलती थी ना, रिवर नील जो है वो हमारे इस कलेक्शन से मैच नहीं करती, इंडिया के कलेक्शन से मैच नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड द रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शन, और दूसरी तरफ रिवर गंगा जो है वो इस कलेक्शन से मैच करती है। क्यों? क्योंकि रिवर गंगा जो है एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर, जबकि रिवर नील जो है वो अफ्रीका में नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करती है, वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ पे कलेक्शन किसकी बात कर रहे थे? यहाँ पर हम कलेक्शन बात कर रहे थे इंडिया के रिवर्स की, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अब देखिए बेटा यहाँ पर मैंने कुछ लिया है, वी गिव बिलो अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द सेट्स यूज्ड पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर बेटा कुछ जो हमारे एग्जांपल्स हैं सेट्स के वो यूज किए ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना और याद भी कर लेना है, ये सिंबल आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज कैपिटल एन अगर आपको लिखा हुआ है सेट्स के चैप्टर में, तो इसका मतलब है दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी, आप उनको यहाँ
पर ले रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी। ठीक है जी, उसके बाद द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या जाता है बेटा, यहाँ पर सेंटर में 0 आ जाता है, या -1 या -2 या -3, ये एंड ऑफ इंफिनिटी तो चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी चलेगा। तो जितने भी इंटीजर्स की बात हम जब करते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जब आप सारे इंटीजर्स के सेट की बात करेंगे तो वहां पर कैपिटल Z से उसको डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जितने भी तरीके रैशनल नंबर्स देखिए बेटा पढ़ चुके हैं, जितने भी तरीके के रैशनल नंबर्स होंगे उनको किससे डिनोट करेंगे आप, Q से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स देखिए, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब आपके रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो बेशक वो रैशनल हो, इरेशनल हो, ठीक है जी, इंटीजर्स हो, आपके नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, कुछ भी हो, आपको पता है वो सब किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ये आप क्लास 10th में 9th में पढ़ चुके हैं। तो रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, R से, कैपिटल R से, जब उसकी कलेक्शन की बात की जाएगी, उसके सेट की बात की जाएगी। अब R और इसके यहाँ पर R raised to the power पॉजिटिव लिखिए, इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स, जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो किस में आएगा, उसके सेट को किससे डिनोट किया जाएगा, Z प्लस से, Z की पावर प्लस। ठीक है, इस तरीके से Q की पावर प्लस, इसको या Q प्लस बोल दीजिए इसको। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। जब भी हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, देन उसको किससे डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा Q प्लस से। R प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। जब भी हम पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करेंगे तो उसको R प्लस से डिनोट करेंगे। ये चीज बेटा की बुक में भी दी है और ये आपको पता होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को, अगर आप सेट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो। ठीक है जी, अब बेटा देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दी फॉलोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड नंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, ये एक दूसरे का समानार्थी होते हैं। ठीक है जी, सेम ही होते हैं, नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है यहाँ पर, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको डिनोट करेंगे तो किससे करेंगे, कैपिटल लेटर्स से करेंगे। कैपिटल लेटर में से कुछ भी हो सकता है, A B C D X Y Z एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेट्स को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा कैपिटल लेटर से, उसमें स्मॉल लेटर नहीं आएगा। एलिमेंट्स जो होती है वो स्मॉल लेटर्स में आते हैं। ठीक है जी, या फिर नंबर ऑफ सेट या ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो स्मॉल लेटर्स में आते हैं। उसके बाद देखिए, दी एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अभी मैंने आपको ये चीज बोली है, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर कुछ भी हो सकते हैं, A B C X Y Z एक्सेट्रा, जो भी आपको दिया हुआ है वही वाला होगा। देखो बेटा, सेट होता है, सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट होते हैं उसको नंबर्स ऑफ अ सेट भी बोला जाता है, उसको ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने वही आपको बताया है। और सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या नंबर ऑफ अ सेट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया देखिए, मैंने यहाँ पे मैंने बोला देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। 2 तरीके होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तरीके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, देखिए देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी भी सेट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली फॉर्म होती है रोस्टर ऑफ और टैबुलर फॉर्म। ये और है, ठीक है। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, उसको टैबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी, इन 2 तरीकों से आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों ही तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाली हूँ। ठीक है जी, अब रोस्टर या टैबुलर फॉर्म होती क्या, पहले तो वो समझ लो। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होती क्या, पहले वो समझ लीजिए। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन, ये वाला ब्रैकेट आता है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 इज डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म लाइक दिस। देखो बेटा, आपको मैं समझाती हूँ क्या चीज मैं बोल रही हूँ। देखिए रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, पहले तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसको एक आप ये सिंबल समझ लीजिए। देखिए इस तरीके का बनता है, इस तरीके से।
इसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, ये सिंबल बनेगा। ठीक है जी, सपोज कीजिए अब एक सेट ए है, सपोज कीजिए यहाँ पर सेट ए है। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है अब, और अच्छा ये चीज मैंने आपको सिंबल बता दी। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लिस्टेड होते हैं। ठीक है, लिस्ट में दिए होते हैं, और एलिमेंट्स जो सेपरेट होते हैं कोमा से, जो भी आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना उनके बीच में, सबके बीच में कोमा लगेगा, और इसको बंद किया जाता है ये वाले ब्रैकेट में जो मैंने आपको भी बनाकर दिखाया। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखकर दिखाओ, रोस्टेड फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखकर दिखाओ। और सपोज करो यहाँ पर तो इसका सेट का नाम नहीं दिया, सपोज करो मैं सेट का नाम दे देती हूँ ए। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। देखो पहले तो इवन की बात कर रहा है और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है लेस देन 7। ठीक है, तो देखो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6। अगर मैं 8 लूंगी 8 क्या हो जाएगा, 8 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 8 तो 7 से बड़ा हो जाएगा, मुझे लेस देन 7 लेना है। यानी कि इवन नंबर में कौन से आएंगे जो कि 7 से छोटे होंगे, 2, 4, 6 आएगा। यानी कि यहाँ पर एलिमेंट क्या आ गया, 2, 4, 6, और ये सेट का सिंबल इस तरीके से क्लोज। ये आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, रोस्टेड फॉर्म में लिखकर दिखा दिया है ना। इजी, आपको स्टेटमेंट को समझना है, आपको एक ऐसा सेट बनाना है इवन नंबर्स का जो जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो। आप देख रहे हो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और लेस देन 7 हो। तो लेस देन 7 में नंबर कौन से आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें इवन नंबर कौन से है, 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 इसका आंसर होगा जो कि लेस देन 7 है। अगर 8 लूंगी 8 तो ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक सेट बनाकर दिखा दिया इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि 7 से छोटा है। उसके बाद थोड़े बहुत एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन रोस्टेड फॉर्म आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं सेट्स के, जिसको रोस्टेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड्स 42 इज। अब यहाँ पर आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जो कि 42 से डिवाइड होता है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा जब मैं इसको सेट में लिखूंगी, पहली बात तो यहाँ पर सेट का नाम दे देती हूँ, सपोज ए नाम दे देती हूँ, कैपिटल लेटर आएगा। दूसरी चीज फिर ये वाला कर्सर आएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब सेट को लिखोगे रिप्रेजेंट करोगे तो ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, और अगर आप ये वाला ब्रैकेट बना दोगे ये भी नहीं आएगा। ये दोनों गलत होंगे। सही क्या है, ये वाला ब्रैकेट है, ये इस तरीके से बनाना है, ये सही होगा। सेट को हमेशा सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ सेट होते हैं, उसको इस वाले सिंबल के अंदर ही हमेशा डिनोट करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बनाना है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42। हमें ऐसे नेचुरल नंबर इसके अंदर लिखने हैं जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। तो देखो बेटा 42 1 से डिवाइड होगा, 42 2 से भी डिवाइड होगा, 42 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है जी, और 42 किस किस से डिवाइड होगा बेटा, 42 हमारा 6 से भी डिवाइड होगा, 6 7 से 42 होता है। फिर 7 से भी डिवाइड होगा, 7 6 42 होता है। फिर 14 से भी डिवाइड होगा, 14 3 42 होता है। उसके बाद 21 से भी डिवाइड होगा, 21 2 42 होता है। फिर 42 से डिवाइड होगा, 42 1 42 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला लगा दिया सिंबल, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ आया आपको बात। जब हम इसको रोस्टेड फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, एक तो ए वाले सिंबल के अंदर लिखा जाता है। ये जो मैंने ए यहाँ पर लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पर ए लिखा है, ये क्या है, ये आपका सेट है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका सिंबल है, यही बनेगा। सेट को हमेशा इसी के अंदर लिखा जाता है। इस तरीके के दोनों ब्रैकेट के अंदर आप नहीं लिख सकते, गलत होगा। और इसके अंदर ये जितनी चीजें लिखी हैं ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। इनको एलिमेंट्स बोल सकते हो, इनको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, और इनको क्या बोल सकते हो आप, इनको एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, और एक आप नंबर्स ऑफ अ सेट बोल सकते हो। ठीक है, नंबर्स ऑफ अ सेट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा कितना आसान है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज। हमें सेट बनाना है इंग्लिश के वोवल्स का, तो इसको सेट को पहले कुछ नाम दे देती हूँ। सपोज इसको बी नाम दे देती हूँ, इक्वल टू का साइन, ये वाला सिंबल बनेगा। अब वोवल्स कौन से होते हैं आपको पता है, वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनका सेट बनाना है। तो यही 5 वोवल ही आएंगे ना इसके अंदर, तो ये 5 वोवल लिख देती हूँ, ए ई आई ओ यू, क्लोज, आंसर। ठीक है, आसान है ना। देखो बेटा रोस्टेड टेबुलर फॉर्म में लिखना कितना आसान है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। अगर ओड नेचुरल नंबर लिखकर दिखाने हैं तो
ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे बेटा? देखो बेटा यहाँ पर ये तो बोला नहीं है कि लेस देन ये या ग्रेटर देन या इक्वल टू ये, हमें सिर्फ यहाँ पर बोल दिया ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 ओड नेचुरल नंबर है, 3 ओड नेचुरल नंबर है, 5 ओड नेचुरल नंबर है, 7 ओड नेचुरल नंबर है, 9 ओड नेचुरल नंबर है, 11 ओड नेचुरल नंबर है, 13 ओड नेचुरल नंबर है। तो ये तो इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है ना, ये तो आगे चलते जाएंगे एंड तक, इंफिनिटी तक। तो इसमें हमें क्या करना है, इस सेट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ सी से, यहाँ पर इसका सिंबल लगाती हूँ, ठीक है बेटा। और ये जो ओड नेचुरल नंबर है ना, इनको इसके अंदर लिख देती हूँ थोड़े बहुत, 1 3 5 7 9 11 13, सपोज आप आगे और ले लो 15 कोमा, ऐसे ऐसे करके तो चलते जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके हम डॉट बना के छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो गया रोस्टेड फॉर्म में, ठीक है जी, टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, द डॉट्स टेल अस दैट द लिस्ट ऑफ ओड नंबर्स कंटिन्यू इंडेफिनिटली। ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ना यहाँ पर बेटा, ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो लिस्ट है ओड नंबर्स की, ये आगे चलती ही जाएगी टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी, क्योंकि हमें इसका कोई एंड पॉइंट, देयर इज नो एंड पॉइंट गिवन, ठीक है। तो इसलिए डॉट लगा देते हैं, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं बेटा, it may be noted that while writing the set in roster form, an element is not generally repeated, that is all the elements are taken as distinct। देखो बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम सेट को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर या टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं ना, वो रिपीट नहीं होते हैं, वो रिपीट नहीं होते हैं, यानी कि इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, वो रिपीट नहीं होती हैं। Here the order of listing elements has no relevance। order of listing मतलब कि उसको आगे पीछे करके उसके ऑर्डर को लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोच रहे हो कि उसी ऑर्डर में लिखना है, सेम ऑर्डर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता और उनको सेपरेट किया जाता है कोमा के द्वारा। उसका मैं एग्जांपल आपको आगे देती हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अब यहाँ पर इसका ये स्कूल वर्ड है ना, इसको मुझे यहाँ पर टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखकर दिखाना है, ठीक है। तो कैसे लिखूंगी, सपोज अभी मैंने ऊपर तक डी तक सेट नाम दे दिया, सी तक नाम दे दिया सेट को, मैं डी नाम देती हूँ सेट को, इक्वल टू का साइन लगाऊंगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट जो रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, तो इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, एस लिखूंगी पहले, कोमा लगाया सी लिख दिया, फिर कोमा लगाया एच लिख दिया, कोमा लगाया ओ लिख दिया, कोमा लगाया एल लिख दिया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि अल्फाबेट रिपीट नहीं होगा, लेटर रिपीट नहीं होगा, ये चीज आपको समझ आ गई। और इसको मैं किस तरीके से लिख देती हूँ, दोबारा डी लिख दिया मैंने। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखूं ना, कि मैं यहाँ पर सपोज एल पहले लिख दूं, फिर उसके बाद एस लिख दूं, फिर ओ लिख दूं, फिर एच लिख दूं, और फिर उसके बाद क्या बचा, सी बचा, वो लिख दूं, तो ये दोनों आंसर ही मेरे सही होंगे, गलत नहीं होंगे, ठीक है जी। यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो ये ऑर्डर है, मतलब कि जो ऑर्डर है लिस्टिंग एलिमेंट की, यानी जो आपने लिस्ट बनाई एलिमेंट्स की, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती, वो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर सपोज एल सबसे लास्ट में था, मैंने पहले लिख दिया, एच सबसे पहले था, सेकंड नंबर पे लिख दिया, तो ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक तो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ओ रिपीट नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि हर एक एलिमेंट के बाद आपको कोमा लगाना है, ठीक है जी। और बाकी ये वाले सिंबल के अंदर लिखना है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है जी। अब उसके बाद ये हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की बात। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बेटा, इन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट पोजेसेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इनके अंदर एक, देखो ये तो थ्योरी की बात हो गई, ठीक है, कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को एक तरीके से पोजेस करते हैं, और कोई भी एलिमेंट बाहर से जो है वो नहीं पोजेस किया जाता है, ठीक है। तो थ्योरी की बात है। अब बेटा इसको मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर यही वाले एग्जांपल लिए जो मैंने पहले लिए थे ना, वहां पर जब मैं इसको रोस्टेड फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आपको लिखकर दिखा रही थी, तो मैंने 3 एग्जांपल लिए थे, वही 3 एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, ठीक है जी। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक तो वेरिएबल लिया जाता है, ठीक है, वेरिएबल आप एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने लिख दी है। वेरिएबल लिया जाता है, वेरिएबल आप एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, यही मैंने लिखा था अभी, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर है द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आपको बताया था ए ई
IOU। तो जब हमने इसको टैबुलर फॉर्म या रोस्टेड फॉर्म में लिखा था तो क्या किया था, ये वाला सिंबल बनाया था और लिख दिया था सेट का नाम लेकर, ठीक है। अब जब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसमें कैसे लिखा जाता है बेटा, इसको देखो पहले सेट को नाम दो, सपोज मैंने ए नाम दे दिया, इक्वल टू का साइन आएगा, फिर यही वाला यहाँ पर सिंबल आएगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी, जैसे सपोज मैं यहाँ पर वेरिएबल एक्स ले रही हूँ, एक्स, और यहाँ पर इस तरीके से 2 डॉट लगाऊंगी। इन डॉट का मतलब होता है, इन डॉट का मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है बेटा, सच दैट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वाली डॉट लगा दिए, एक्स लिखा, और यही एक्स में दोबारा लिख दूंगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लिखा एक्स, सच दैट एक्स। अब क्या है यहाँ पर, क्या लिखना है, द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब वो तो हमने टैबुलर फॉर्म या रोस्टेड फॉर्म में लिखा था कि ए आई ओ लिख कर दिखा दिया, लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो बाहर से कोई एलिमेंट नहीं लिया जाता, यही लैंग्वेज उतरती है, ठीक है। मतलब बाहर से कोई एलिमेंट नहीं लिया जाता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एक्स इस तरीके से, सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और फिर ये वाला सिंबल बंद, है ना। कितना इजी लिखना बेटा, क्या किया हमने, सिर्फ यही किया। यहाँ पे जो सेट है उसका नाम लिख दिया, इक्वल टू का साइन लगाया, ये वाला सिंबल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक्स लिखा, मैंने वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी ले सकती हूँ क्योंकि एक्स लिखा तो एक्स लिख दिया। उसके बाद इस तरीके से 2 बार डॉट लगाया, इसको बोलते हैं सच दैट। फिर यही वाला एक्स दोबारा रिपीट हो जाता है, एक्स सच दैट एक्स। उसके बाद लिख दिया इज द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, बस खत्म आंसर, ठीक है जी। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। मैंने पहले लेस देन 7 दिया था, अब मैंने लिख लिया लेस देन 10। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज इस सेट का नाम बेटा मैं यहाँ पर बी ले लेती हूँ, बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये सिंबल लगाया, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने वेरिएबल एक्स ले लिया, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। ओड नेचुरल नंबर्स हैं, ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी कोमा। अब x के यहाँ पर क्या है, x लेस देन 10 है, तो वो लिख दिया मैंने x लेस देन 10, ठीक है। जो चीज बोली है वही चीज लिखी है। x यहाँ पर बोला ना, देखो यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर यहाँ लिख दिया, और लेस देन 10, तो लेस देन 10 क्या है, x है, x जो कि एक ओड नंबर है वो लेस देन है 10 से। तो इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख कर दिखा दिया। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, ठीक है। जितने भी लेटर्स हैं स्कूल के उन सबको लिख कर दिखाना है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको मैं लिख दूं, सपोज इसको मैंने सेट का नाम दे दिया सी, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाया, एक्स यहाँ पर मैंने ले लिया वेरिएबल एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है। लिख दिया कि x मतलब यहाँ पर क्या है, x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ये जो स्कूल वर्ड है इसके लेटर है, ठीक है जी। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है बेटा, इसके अंदर स्टेटमेंट्स एज इट इज उतरती हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा जब आप क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज में आपको कराऊंगी तो आप बहुत ज्यादा क्लियर होती जाएंगी चीजें, ठीक है जी। अब बेटा मैथ के अंदर कुछ सिंबल भी हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आप ऐसे करके सी बनाते हैं, इसके बीच में इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये इसके अंदर इस तरीके से कट लगा देते हैं तो ये हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू। अब सी बनाकर छोड़ देते हैं, उसका मतलब होता है सबसेट। और अगर सी के नीचे इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये सबसेट तो था ही, और सबसेट एंड ये इक्वल का सिंबल आ गया। अगर आप सी बना के उसको कट कर देते हैं तो ये होगा नॉट सबसेट, वो सबसेट नहीं है। अगर आप यू का साइन बनाते हैं तो उसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। यूनियन वर्ड बेटा वैसे आपने सुना होगा, यूनियन होता है जैसे एक तरीके से ग्रुप समझ लो, जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी यूनियन होती है, ठीक है जी। इस तरीके से यूनियन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा कभी ना कभी जरूर, ठीक है। तो यूनियन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू वर्ड से। उस तरीके से अगर आप उल्टा यू बना दें, हम अगर हम यू को इस तरीके से उल्टा कर दें तो वो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन का सिंबल बन जाता है। अब अगर आप जीरो बनाएंगे,
जीरो बनाकर उसको बीच में से ऐसे कट कर देंगे, वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी सेट होता है, या फिर उसको फाई भी बोला जाता है, PHI फाई। ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपको मैंने बताया था सिंबल बार बार बोल रही हूँ, इसको बोला जाता है सेट के ब्रैकेट्स। ये सेट के ब्रैकेट्स होते हैं। सेट के ब्रैकेट हमेशा ऐसे बनते हैं, अगर आप ऐसे बना देंगे ये भी गलत है, अगर आप ऐसे बना देंगे ये भी गलत है। सेट के ब्रैकेट का सिंबल यही होता है। उसके बाद अगर इस तरीके से स्मॉल एन लिख के और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A लिख दिया जाए, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब सेट का नाम कुछ भी हो सकता है, फिर A हो सकता है, B हो सकता है। अगर B होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, अगर C होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C, अगर D होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सेट्स की। सेट्स कितने तरीके के पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सेट्स हैं, एक तो एम्प्टी सेट है, एक फाइनाइट सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है, एक इक्वल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है जी, ये सारे सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो टर्न बाय टर्न हम पढ़ते हैं। देखिए पहले सबसे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता क्या है, जस्ट हाँ जी, एम्प्टी सेट होता क्या बेटा। एम्प्टी का मतलब ही क्या होता है, खाली। फॉर एग्जाम्पल हम मम्मी की जगह बोलते हैं एम्प्टी स्टमक मम्मा में, ठीक है, मेरा पेट खाली है। तो एम्प्टी सेट मतलब जो सेट एकदम खाली हो। ठीक है जी। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। इसको नल सेट या वॉइड सेट भी बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई। इसको फाई सिंबल, जो मैंने बताया जीरो बना के इसमें से इस तरीके से लाइन खींच देनी है, इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है। और ये वाला जो सेट का ब्रैकेट है इससे भी डिनोट किया जाता है। डिनोट करने का तरीका आपको बता दिया, यानी कि ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है। इसको नल सेट या वॉइड सेट भी कहा जाता है, और इसको ये फाई के सिंबल या फिर सेट ब्रैकेट के द्वारा डिनोट किया जाता है। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। अब अगर यहाँ पर बात करें कि सेट्स ऑफ ट्राइंगल विथ 4 साइड, अब बताओ क्या ये पॉसिबल है। अब मैं यहाँ पर ये इस तरीके से अगर खींच दूंगी, 4 साइड्स बना दूंगी, तो क्या ये ट्राइंगल की शेप बनेगी। ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल हैज ओनली 3 साइड्स। ट्राइंगल में तो हमेशा 3 साइड होती हैं। तो क्या ये क्या एम्प्टी सेट का एग्जांपल है कि नहीं है, एम्प्टी सेट का एग्जांपल है ना। तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 0 बना के 5। ये एग्जांपल किसका है, एम्प्टी सेट का है। उसको मैंने यहाँ पर क्या लिखी है, 5। लेकिन क्योंकि मैं सेट की बात कर रही हूँ तो सेट को मैंने नाम दे दिया A इज इक्वल्स टू 5। इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमारा ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं कि 4 साइड्स का हो। ट्राइंगल में हमेशा 3 साइड्स ही होती हैं, इसलिए ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 4 साइड्स का ट्राइंगल। तो यानी कि हमारा सेट क्या आ गया, इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो मैं A ना लिखकर यहाँ पर बेटा यहाँ पर मैं T लिख देती हूँ। ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो मैं इसको T साइड से डिनोट कर देती हूँ, T इज इक्वल्स टू 5। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेट का ब्रैकेट लगा दिया, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर्स लेस देन 0। अब ये बोल रहे हैं x जो है एक नेचुरल नंबर है जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ बेटा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है जी, टिल द एंड ऑफ इंफिनिटी आ जाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर क्या जो मेरा A है, जो मेरा यहाँ पर A दे दिया गया है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 0, क्या 0 से लेस देन नेचुरल नंबर होता है। 0 से लेस देन नेचुरल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर सेट का नाम क्योंकि दिया A, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5, यानी कि ये एकदम एम्प्टी सेट है। इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर ऑलवेज बीइंग स्टार्ट्स विद 1। ठीक है, तो उसमें 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 तो क्या होता है, लेस देन 0 तो हमारे नंबर जो है वो आ जाएंगे -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे नंबर। ठीक है जी। और अभी यहाँ पर बोला है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। x एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 0 है। नेचुरल नंबर मैंने आपको लिख कर दिखा दिया, लेस देन 0 में नंबर आते हैं -1 -2 -3। तो इस वजह से इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है पूरा सेट एम्प्टी है। ठीक है जी, इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको, क्योंकि सेट का नाम A दिया है तो इसको लिख देंगे A इज इक्वल्स टू 5।
ठीक है जी। अब इसका थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला, डी एक सेट दिया है इक्वल्स टू, ये सेट ब्रैकेट का साइन लगाया, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, x इज ओड। अब देखो बेटा x स्क्वायर कह रहा है इक्वल्स टू 4। अब अगर मैं x का स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, x का स्क्वायर करती हूँ इक्वल्स टू 4 करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 4 क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 क्या है, ओड नंबर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ओड। क्या यहाँ पर एक्स एक ओड नंबर है, एक्स एक ओड नंबर निकला, एक्स तो 2 निकल गया, 2 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब जो है ये जो डी सेट मुझे दिया है इक्वल्स टू इसके होगा 5, यानी कि इसके अंदर कोई भी हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये एकदम एम्प्टी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर इनको ओड चाहिए और हमारे पास इवन आ रही है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसके अंदर ये एम्प्टी सेट है, इसलिए दिस इज एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। तो दैट्स व्हाई इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, 5 से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट की। ठीक है जी, अब देखिए फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट ये क्या होता है। देखो बेटा, द सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो, ये मैं आपको आगे बताऊंगी पॉइंट, ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो या फिर जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, मतलब एलिमेंट्स जो है उनको काउंट कर सकते हो, वो तो होगा फाइनाइट सेट का एग्जांपल। ठीक है, एंड द सेट विच कंटेन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, और ऐसा सेट जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, यानी कि उनके उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है उसको काउंट नहीं कर सकते, वो किसका एग्जांपल होगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने a लिया है, a इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पर रोस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है 0, 3, 6 और इस तरीके से 99 तक नंबर जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर देखो, आप मुझे खुद बताओ बेटा, मैंने आपको बोला कि फाइनाइट का सेट कौन सा होता है, जो कि या तो एम्प्टी हो या फिर उसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, वो फाइनाइट सेट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इसका एंड पॉइंट गिवन है, ये नंबर 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं, 99 तक जा रहे हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये होगा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, अब उसके बाद बी पार्ट पे चले जाते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, बी इज इक्वल्स टू, ये सेट ब्रैकेट का साइन x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो हमारे भाई, नेचुरल नंबर तो हमारे जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन द एंड ऑफ इन्फिनिटी, ये तो जाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर एंड पॉइंट तो गिवन नहीं है, देयर इज नो एंड पॉइंट गिवन, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो ये तो बहुत ज्यादा आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये नेचुरल नंबर मैंने लिखे, ये किसका एग्जांपल है, ये किस टाइप के सेट का एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ऐसा सेट जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो किसका एग्जांपल होता है, इनफाइनाइट सेट का, तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड पार्ट मूव करते हैं। C इज इक्वल टू सेट ब्रैकेट का साइन x सच दैट x इज अ पॉइंट ऑन लाइन। अब देखो कोई एक लाइन है, ठीक है बेटा, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ आपको पता सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं इधर राइट हैंड साइड में। ठीक है, और इधर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, और ये इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक, ये भी इस तरीके से बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं x सच दैट x इज अ पॉइंट ऑन लाइन, x कोई एक पॉइंट है लाइन पर, लेकिन कहाँ पर, कौन सा पॉइंट, इधर से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तब भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तब भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी कि अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा बेटा, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है जी, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया, d इज इक्वल्स टू सेट ब्रैकेट, उसके बाद 0, 4, 2, 6, 8 इवन नंबर दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या डॉट टू डॉट बना दिया, यानी कि इसका एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट नहीं है, अभी इवन नंबर है, तो उसके बाद 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 कितना जाएगा टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है जी, उसके बाद ई की बात करते हैं। ई में क्या आ रहा है, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। अब सेट ऑफ डेज ऑफ वीक को तो काउंट कर सकते हो ना बेटा, कौन कौन से है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, यही है सबके लिए, तो ये क्योंकि इनको काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद
सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो बेटा बहुत सारे होते हैं, इंटीजर्स तो आपके पास अनलिमिटेड है, ठीक है जी। तो इंटीजर्स को तो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी लाइन खींच के दिखाई थी, इंटीजर्स को काउंट नहीं कर सकते ना। ये आपकी एक लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर जा रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ पर सारे नेगेटिव इंटीजर जा रहे हैं, ये भी आपका इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि बेटा काउंट नहीं हो सकते, तो किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इतना ही आपको समझ आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0 देन इट इज ऑल्सो नोन एज इनफाइनाइट सेट। अब बेटा सपोज करो किसी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हो ही ना 0 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जरूरी तो नहीं है सेट के अंदर हो सकता है उसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना 0 हो, तो किसका एग्जाम्पल होगा? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वी कैन काउंट इट, हम उनको काउंट कर सकते हैं। 0 है तो 0 को हम देख सकते हैं ना, विजिबल है ना, हम काउंट कर सकते हैं ना कि हाँ 0 है, तो 0 है तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इक्वल सेट की। अब इक्वल सेट क्या होते हैं बेटा? अब इक्वल सेट क्या होते हैं बेटा? इक्वल सेट होते हैं टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। कोई भी दो सेट, सपोज करो ए सेट है और बी सेट है, इनको इक्वल बोला जाएगा अगर इनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। सेम एलिमेंट्स इन द सेंस, सपोज जो मैंने यहाँ पर दो सेट ले लिए, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट ले लिए 1 2 3 4 और बी के अंदर ले लिए 2 4 3 1। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 4 है। यहाँ पर कितने हैं? सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 4 है। और दूसरी चीज ये सेम है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो क्योंकि यहाँ पर दो सेट लिए हैं हमने और दोनों के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है जी, और मतलब एग्जैक्टली सेम है, तो इस वजह से वो क्या है? वो एग्जाम्पल है इक्वल सेट का, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है बेटा? ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब बोलोगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा है, इंक्रीज ऑर्डर में लिखा है, इस तरीके से आगे पीछे करके लिख दिया, तो इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, खाली एलिमेंट्स जो होती हैं शुड बी सेम, ठीक है। एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स शुड बी सेम, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजों को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ये इसलिए एग्जाम्पल किसका है? इक्वल सेट का है। उसके बाद देखिए अगले पार्ट में, यहाँ पर मैंने क्या लिया एग्जाम्पल? दो मैंने यहाँ पर सेट ले लिए, सेट सी लिए, सेट डी लिए। सेट सी के अंदर क्या बोल रहे हैं? x such that x is a positive integer, कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है जी। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और d जो मैंने सेट लिया उसके अंदर क्या है? 1 तो पॉजिटिव इंटीजर लिया, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर लिया। यहाँ पर भी देखो इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर का एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, इन्फिनिटी तक है दोनों में, उसका कोई इशू नहीं है। इशू किस चीज का बन रहा है? इशू इस चीज का बन रहा है कि जो सेट डी है उसके अंदर एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -3, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या लेना है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो दो सेट हैं, सेट सी और सेट डी, ये जो दोनों हैं ये इक्वल नहीं कराएंगे क्योंकि इनमें सेम एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेट डी के अंदर एक नेगेटिव इंटीजर भी आ रहा है जबकि सेट सी के अंदर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो ये इक्वल सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो जब इक्वल आएगा, जब यहाँ पर जैसे इक्वल आया तो इसको हम कैसे लिख कर दिखा सकते हैं? यहाँ पर a इक्वल्स टू b ऐसे बोल सकती हूँ, और यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ? c इज नॉट इक्वल्स टू d, ठीक है, इस तरीके से बोल सकती हूँ, बाकी मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा बेटा यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे लिया है, एक तो सेट लिया सेट ई और एक सेट एफ लिया। सेट ई के अंदर एलिमेंट्स क्या है? एच ए पी पी वाई, हैप्पी, और सेट एफ के अंदर एलिमेंट क्या है? एच पी वाई ए ई, ठीक है जी। तो क्या ये दोनों इक्वल है सेट? देखो चेक करना पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट एफ में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। अभी क्या है? सेम है, इसमें एच आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, फिर इसमें अगेन पी आ रहा है, लेकिन इसमें पी नहीं आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, यानी कि यहाँ पर पी और ई जो है ये दोनों सेम नहीं है, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ई इज नॉट इक्वल्स टू एफ, ठीक है। सेट ई इज नॉट इक्वल्स टू सेट एफ।
सॉरी बेटा, ये मैं समझा रही थी लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था मेरा। यहाँ पे मैंने समझाया यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट तो विचारधाराओं के अनुसार एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, जैसे सपोज कीजिए पूरी धरती आ गई, सब कुछ आ गया, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में नहीं आ सकती। तो मतलब एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से रिलेटेड मैं आपको आगे एग्जांपल से समझाती हूँ मैं क्या चीज बोलना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें, यहाँ पर एक सेट लिया सेट ए, इसमें इन्होंने क्या लिखा? सैटरडे एंड संडे, दो नंबर ऑफ डेज लिख दिए सैटरडे संडे। तो क्या हमारे नंबर ऑफ डेज में दो ही, वीक में दो ही डेज आते हैं, हमारे 7 डेज आते हैं। ठीक है, तो फिर इसको हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे इनसे। ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे सेट का सिंबल। इसको कैसे लिखेंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है आंसर। ये एग्जांपल हो गया। मतलब कि इन्होंने तो नंबर ऑफ डेज में दिया केवल 2 डेज, लेकिन यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ आना होता है ना। तो क्योंकि सब कुछ आता है तो क्या आ गया? जितने भी नंबर ऑफ डेज थे वो सब यूनिवर्सल सेट में आ गए, और इसको मैंने यू से डिनोट कर दिया। यहाँ पर मैंने वही लिखा, तो यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू। जनरली जो ज्यादातर होता है अक्सर यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगला टॉपिक हमारे क्या आता है? सबसेट। सबसेट क्या है देख लेते हैं। सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। सेट को कैपिटल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेट A जो है वो सेट B का सबसेट होगा अगर जितने भी एलिमेंट सेट A में आने वाले हैं वो सेट B के अंदर भी आएंगे। ठीक है जी, कोई भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है बेटा जब एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो दूसरे सेट में भी आए, तब वो उसका सबसेट कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या लिखा है? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। एग्जांपल से आगे समझेंगे। उसके बाद इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, और जो इक्वल सेट्स होते हैं वो तो सबसेट होंगे ईच अदर, क्योंकि वो इक्वल हैं, सेम एलिमेंट आ रहे होंगे दोनों में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो ऑब्वियसली इक्वल सेट्स तो एक दूसरे के सबसेट होंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने 2 सेट लिए हैं। एक तो सेट ए लिया है जिसके मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए 1 2, और सेट बी लिया, सेट बी के अंदर मैंने एलिमेंट्स के लिए 1 2 3 4 5। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है? क्या मैं बोल सकती हूँ सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का? बोल सकती हूँ। क्यों बोल सकती हूँ? क्योंकि सेट ए के अंदर 1 आ रहा है, सेट बी में 1 आ रहा है, सेट ए में 2 आ रहा है, सेट बी में भी 2 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेट ए में जो 1 और 2 आ रहे हैं 2 एलिमेंट, ये सेट बी में भी आ रहे हैं दोनों एलिमेंट, तो इसलिए ए जो है वो बी का सबसेट है। अब अगर मैं इसका आपसे पूछूं कि क्या बी ए का सबसेट है? ये सबसेट का साइन है बेटा, जो सी बना रही हूँ ना, ये सबसेट का साइन है। मैंने पीछे आपको सिंबल बोले थे, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये तो बता दिया कि ए जो है वो बी का सबसेट है। क्या बी ए का सबसेट है? देखो, बी के अंदर एलिमेंट जो 1 है वो ए के अंदर आ रहा है। ठीक है, बी के अंदर एलिमेंट 2 है वो ए के अंदर आ रहा है। ठीक है, सेट ए में आ रहा है। लेकिन बी के अंदर जो 3 एलिमेंट है 3 4 5, क्या ये सेट ए में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो इसलिए बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। तो नहीं है के लिए सी बनाकर उसके ऊपर क्रॉस लगा देना है। ठीक है, ये है सबसेट का साइन, और ये है नॉट सबसेट का साइन। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सबसेट एंड इक्वल होगा तो सबसेट का साइन ये लगेगा और ये लग जाएगा इक्वल। इसको बोलेंगे सबसेट एंड इक्वल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अब ई जो एक सेट लिया है और यहाँ पर एफ एक सेट लिया है। ई सेट के अंदर एलिमेंट्स ले लिए 2 और 4, और एफ सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए 4 और 2। क्या ई जो है वो एफ का सबसेट है? क्या यहाँ पर ई जो है वो सबसेट है एफ का? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 4 आ रहा है, इसमें भी 2 और 4 आ रहा है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। क्या एफ जो है वो ई का सबसेट है? हाँ ये भी है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है ना। तो ये क्या है? इक्वल है, इक्वल सेट्स हैं। अभी आपको बताया ना सेकंड पॉइंट मैंने कि इक्वल सेट्स जो है सबसेट होते हैं एक दूसरे के। तो क्योंकि इक्वल सेट है इसलिए एक दूसरे के सबसेट है। इनको मैं ये भी बोल सकती हूँ ई जो है वो सबसेट है और इक्वल है सेट एफ का, एफ जो है सबसेट है और इक्वल है सेट ई का। ठीक है जी, अब आप एक चीज बताओ,
अब अगर आपकी टीचर ये बोले कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ सेट ए, ये जो सेट ए है, सेट ए में क्या दे दिया एलिमेंट 1 2 3 दे दिए, इनके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो इनको हम कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, इनको निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर एन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट को सपोज करो मैं यहाँ पर एम के इक्वल मान लेती हूँ। ठीक है, इसको निकालने का तरीका है एम के इक्वल, एम क्या है, एम यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैं गिवन सेट में लिए कितने दिए 1 2 3, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इसका कोई फॉर्मूला है निकालने का, हाँ फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला बनता है बेटा 2 रेज़ टू द पावर m। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर m, तो 2 तो अपनी जगह एज इट रहेगा, m कितना हमने निकाला है 3, तो इसकी पावर 3 कर देंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि कितना 8। पहले सबसे तो मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बोली, यहाँ पर एक चीज जब आपको थ्योरी पढ़ाई मैंने आपको बोला, बाद में एक्सप्लेन करूंगी। मैंने आपको क्या बोला, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो यानी कि ये एम्प्टी को 5 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर क्योंकि इस सेट के जो सेट ए है इसके सबसेट लिखने हैं और मैंने ये भी पता लगा लिया कि इसके टोटल 8 सबसेट है, तो सबसे पहले मैं उसमें 5 लिख सकती हूँ क्योंकि वो तो हर एक सेट का सबसेट है ना, तो एक 5 लिख दिया। ठीक है, दूसरा मैं क्या बना सकती हूँ सेट, देखो दूसरा इसका एक एलिमेंट लिया 1, इसको लिख दिया। ठीक है, फिर उससे अगला क्या बना सकती हूँ 2, अगला एलिमेंट वो लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर उससे अगले मैं 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ग्रुप बना सकती हूँ। देखो जैसे मैं 1 और यहाँ पर 2 का ग्रुप बनाकर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 2 और 3 का ग्रुप बनाकर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 1 और 3 का ग्रुप बना के लिख दिया। तो मैंने कितने सबसेट लिख दिए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 सबसेट लिख दिए। लेकिन इसके कितने तो सबसेट होंगे मैंने निकाला है फॉर्मूले से 8। तो उसके अंदर क्या करते हैं बेटा, ये जो पूरा हमें दिया होता है ना सेट, ये लिख देते हैं 1 2 3। तो ये हो गया इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको कभी भी बोला जाए कि कोई भी आपको एक सेट दिया है, उस सेट के आपको सबसेट लिखनी है, तो उसको निकालने का एक टेक्निक होती है, फॉर्मूला होता है। पहली चीज तो ये जो मैंने आपको बताया था पहले भी, किसको क्या बोला जाता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, वो पहले सबसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो भी हमें सेट ए गिवन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं, उसको हम एम से डिनोट करते हैं। एम यानी कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए सेट ए के अंदर 1 2 3 लिख दिए। फिर इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर m कर देते हैं। m मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस गिवन सेट होता है, और गिवन सेट के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स है वो मैं क्योंकि काउंट किए थे 3 थे, तो यानी इसकी पावर 3 आ गई। यानी कि जब को 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आंसर 8 आ गया। यानी कि ये जो हमें एक सेट गिवन है ए, इसके जो 3 एलिमेंट है इसके 8 सबसेट बनेंगे। अब सेट सबसेट क्या होती है, मैंने आपको बोला था कोई भी एक सेट होता है, कोई भी एक सेट हो उसका एम्प्टी सेट जो होता है वो उसका सबसेट ही होता है। तो क्योंकि ये हमें सेट के 8 सबसेट लिख कर दिखाने, सबसे पहले तो मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया। एम्प्टी सेट को क्योंकि 5 से या फिर ये जो यही सिंबल है इससे डिनोट करते हैं, तो जैसे मर्जी डिनोट कर देना, 5 से कर देना डिनोट। ठीक है, उसके बाद इसके सबसेट बनाएंगे, तो एक बार इन तीनों को इंडिविजुअल लिख दिया, फिर उनके बाद इनके पेयरिंग कर दी, उसके बाद लास्ट में ग्रुप बचा तो उसमें पूरा जो ए हमें जो दिया हुआ सेट वही हमने उठाकर दे दिया, लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये जो हमें एक गिवन सेट था इसके 8 सबसेट क्योंकि बनते, तो 8 सबसेट हमने लिख कर दिखा दिए। ठीक है जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बेटा देखिए, अगर आपको इस तरीके के ब्रैकेट दिए हों, ठीक है, इस तरीके के ब्रैकेट अगर दिए होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। आर मीन्स यहाँ पर रियल नंबर्स है। ठीक है, आर का मतलब क्या है, यहाँ पर रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि इनको बोला जाता है इंटरवल ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। अब देखो इंटरवल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरवल्स क्या होती हैं, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स। कोई भी नंबर्स का अगर सेट है, ठीक है, कोई दो रियल नंबर्स के बीच में, तो उसको बोला जाएगा इंटरवल। ठीक है, ये तो थ्योरी की बात है। ठीक है जी, अब आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है। इसका मतलब क्या है, सपोज करो आपके पास 5 और 7 है। ठीक है, अगर मैं सपोज करो यहाँ पर लिखती हूँ 5 और 7, 5 एंड 7, इनके बीच में मैं आपको बोलती हूँ मुझे बताओ कि कितने रियल नंबर्स है। 5 और 7 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे बेटा, ये तो आपको पता है ना, बट अपने 10th में पढ़ा है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे इनके बीच में। अब सपोज बेटा मैंने यहाँ पर आपको सेट दे दिए, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछती हूँ क्या 1 जो है
वो बिलोंग करता है सेट ए से। क्या 1 बिलोंग करता है सेट ए से? सेट ए के अंदर आ रहा है ना 1, तो ये बिलोंग करता है। अब अगर सपोज मैं आपको बोलती हूँ क्या 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, तो क्या 5 आ रहा है इसके अंदर? नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आपको सिंबल यहाँ पर समझा रही हूँ। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का। बेटा मैंने आपको पहले भी लिख कर दिया है, बिलोंग टू, और ये नॉट बिलोंग टू। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है जी, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पर मैं बताती हूँ इंटरवल्स जनरल फॉर्म्स। इंटरवल्स को किस तरीके से लिखा जाता है, बहुत आसान टेक्निक आपको बताऊंगी जिससे आप इजीली लिख सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर मैंने ए और बी ले लिया। ठीक है, इंटरवल का साइन अब मैंने आपको बताया। इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं, उसके अंदर ये साइन होता है और ये साइन होता है। ठीक है, अब सपोज करो इसके मुझे ओपन इंटरवल लिखना है। इसमें 2 तरीके के इंटरवल आते हैं, एक तो आते हैं ओपन इंटरवल, एक आता है क्लोज इंटरवल। अगर सपोज करो इसको मुझे ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाता है? इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सेट का जो साइन है वो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल ले लिया x, x सच दैट x। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, इसका मतलब क्या है? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर। किस तरीके से कि ये जो a है, a जो है, अच्छा यहाँ पर हमने वेरिएबल कौन सा लिया? x लिया, तो पहले मैं x लिख दूंगी, यहाँ पर मैं a लिख दूंगी, यहाँ पर मैं b लिख दूंगी। ठीक है जी, अब कैसे लिखेंगे कि a जो है वो लेस देन x है और x जो है वो लेस देन b है। ठीक है जी, और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से ओपन इंटरवल में लिखा जाता है। इसको लिखने का एक बहुत आसान चीज है, अब मैं आपको बता देती हूँ। अगर सपोज करो आपको ये वाले 2 ब्रैकेट दिए हो, मतलब ये वाला ब्रैकेट दिया हो, अगर सपोज आपको ये वाला ब्रैकेट दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? हमेशा एक तो आपका लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर वेरिएबल लिया है, सपोज यहाँ पर x लिया है या y लिया है, जो भी y लिया है, तो इन दोनों के आगे पीछे यहाँ पर हमेशा लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, और जो भी आपको ओपन इंटरवल में लिखने के लिए बोला है, सपोज a और b बोला है, तो a और b आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जो वेरिएबल लिया वो आएगा, सच दैट का साइन आएगा, वेरिएबल आएगा, बिलोंग्स टू आएगा, और यहाँ पर रियल नंबर के लिए r आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। साइन यूज्ड ये किसके लिए होगा? ये तब होगा जब साइन जो है वो ये वाला ब्रैकेट मतलब जब यूज किया गया हो, जब ओपन इंटरवल का ब्रैकेट की बात हो रही हो, तो हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा, इंटरवल्स जनरल फॉर्म्स जो होती है, इसके अंदर ओपन इंटरवल्स लिखना होता है, क्लोज इंटरवल लिखना होता है। जब आप ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिखोगे, तो अगर सपोज करो यहाँ पर आपको ओपन इंटरवल इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाओगे, उसके बाद यहाँ पर आपने वेरिएबल ले लिया सपोज x सच दैट x, ये तो लोगे बिलोंग्स टू r, ये हमेशा आएगा ही आएगा, कोमा आएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन से वेरिएबल है? a और b है, तो a और b को लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा, और जो यहाँ पर आपने वेरिएबल यूज किया है, x यूज किया है, इसके बीच में x आ जाएगा, और उसको क्लोज कर दोगे। ठीक है जी, उसके बाद क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज इंटरवल में आप नोटिस करो बेटा, क्लोज इंटरवल में क्या है? क्लोज इंटरवल में दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट आ रहा है, ये क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट होता है, ये ओपन इंटरवल का ब्रैकेट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जब क्लोज इंटरवल की बात होगी, जब भी हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे? लेस देन का साइन दोनों तरफ लगाएंगे, लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, हमेशा इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाओगे। ठीक है, अब इसको लिखकर दिखा देते हैं। इक्वल टू का साइन लगाया, इससे आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो मैंने आपको बोला था आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला? ये जो आपको जो भी वेरिएबल दिया है, पर क्या दिया? a दिया है और b दिया है, इनके बीच में क्या आएगा? x, क्योंकि हमने x लिया है। लेस देन इक्वल, खत्म, कहानी खत्म। कितना आसान है, आपको सिर्फ इसी चीज से पता लग जाएगा। अगर आपका ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का सिंबल है, तो लेस देन आएगा दोनों तरफ, और अगर क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है तो लेस देन एंड इक्वल आएगा। और यहाँ पर जो भी आपको वेरिएबल दिया वही 2 वेरिएबल लिखने हैं, और बीच में जो आपने यहाँ पर जो x जैसे यूज किया है, y यूज किया, वही यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर हमेशा इसी तरीके से आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से बिलोंग करता है। बस इतना आसान है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं।
अब तीसरी चीज है इसके अंदर सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल हो, यानी कि एक तरफ तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा आधा, यानी कि एक तरफ तो आपको ओपन इंटरवल दे दिया और एक तरफ क्लोज इंटरवल दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बोला था जब ये वाला होता है ब्रैकेट तो लेस देन का साइन आता है, और जब ये वाला ब्रैकेट होता है तो लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आता है। तो जिधर की साइड ये वाला ब्रैकेट है उधर लेस देन इक्वल टू लगा देंगे, और जिधर की साइड ये वाला ब्रैकेट है उधर लेस देन का साइन लगा देंगे। देखो कैसे लिखेंगे इसको, ए और बी है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, हमारे पास क्या है, यहाँ पर a है, b है और बीच में x है। अब यहाँ पर क्या है, सेमी ओपन इधर है तो लेस देन इधर आ गया, और इधर क्या है, क्लोज इंटरवल है तो लेस देन एंड इक्वल टू इधर आ गया। ठीक है जी। अब सपोज अगर इसका अपोजिट होता, अब सपोज करो इसका अपोजिट होता, मैं आपको बोलती यहाँ पर a है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे b है, तो इसको कैसे लिखोगे, ये भी लिख कर दिखा देते हैं। देखिए इक्वल टू का साइन, सिंबल x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहाँ पर आया a, यहाँ आया x, यहाँ आया b, यहाँ हो गया बंद। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सेमी ओपन का साइन है तो सेमी ओपन इधर कर देंगे, और यहाँ क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू यहाँ कर देंगे। सिंपल। ठीक है जी, बहुत आसान है लिखना, जो आपको टेक्निक बताइए उसको बस आप ध्यान रखना। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। ठीक है, अब वेन डायग्राम बेटा इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। ठीक है, वेन डायग्राम ये क्या है, रिलेशन बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। कोई भी सेट्स जो होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता नाता है, उसको हम वेन डायग्राम से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको साथ के साथ वेन डायग्राम बनाकर यहाँ पर दिखाती रहूंगी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया यूनियन। यूनियन के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है 1 से लेकर 9 तक के। उसके बाद एक सेट ले लिया ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8, और एक बी एलिमेंट लिए उसके अंदर एलिमेंट्स है, एक बी सेट लिए उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5 7। तो बेटा देखो मैं रफली यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको स्केल से ड्रॉ करना। इस तरीके से आप बना लेंगे एक रेक्टेंगल, यहाँ पर लिख देंगे यू, यूनियन। ठीक है, अब इसके अंदर ए आ रहा है, ए के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 4 6 8। अब आपको ये देखना है कि ए के अंदर जो एलिमेंट है बी के अंदर है नहीं, ए के अंदर सारे इवन एलिमेंट है और बी के अंदर सारे ओड एलिमेंट है। दिख रहे हैं ना आपको, ए के अंदर सारे इवन नंबर्स हैं और बी के अंदर सारे ओड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से सर्कल बना दिया और यहाँ पर भी एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगी यहाँ पर ए, इसको मैं नाम दे दूंगी यहाँ पर बी। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 4 6 8 डॉट करके इस तरीके से लिखकर दिखा दूंगी, और बी के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 3 डॉट 5 डॉट 7, ये लिखकर दिखा दिया। अब आप यहाँ पर देखो यूनियन के अंदर तो सब कुछ है, तो इसके अंदर कौन सा बच गया जो ए और बी के अंदर नहीं आया एलिमेंट। देखो 1 चला गया यहाँ, 2 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, 4 यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, 6 यहाँ चला गया, 7 यहाँ चला गया, 8 यहाँ चला गया। कौन सा एलिमेंट बच गया, 9। तो 9 को हम जो कहीं नहीं जाता वो यूनियन में चला जाता है, 9 में ले गए। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने 9 में लिख कर दिखा दिया। इसको कहीं पर भी लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ए और बी के अंदर नहीं आएगा बस। ठीक है जी, तो ये वेन डायग्राम है किसका, जब हमें यूनियन दियो जिसमें कि 1 to 9 के नंबर दिए हो, और एक हमें सेट दियो जिसमें 2 4 6 8 इवन नंबर, और बी मतलब बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, खुद भी इसको देख कर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ए सेट है, ए सेट के अंदर इवन नंबर है तो एक सर्कल बनाकर उसमें इवन नंबर लिख दिए, डॉट लगाया बस आगे। और उसके बाद एक सेट बी है, बी के अंदर ओड नंबर्स हैं तो इससे सर्कल बना के डॉट लगा के उनमें ओड नंबर लिख दिए। अब ए और बी के अंदर जो नंबर नहीं, मतलब जो नहीं आए, कौन सा नंबर बच गया, एक 9 नंबर बचा, उसको यूनियन के अंदर लिख दिया डॉट करके, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया। बढ़ते हैं आगे। अब बेटा देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यूनियन दिया है, यूनियन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक हमें सेट दे दिया जिसके अंदर 2 4 6 8 दिया है, ए सेट बी सेट के अंदर 6 और 8 दे दिया। इसका वेन डायग्राम बनाना है। देखो मैं आपको स्केल से बनाकर नहीं दिखा रही हूँ, आपको स्केल से एक सुंदर सा रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो मैं उतना लूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बेटा। ये किसके लिए, यूनियन के लिए है, तो यू से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद एक है, ए के अंदर देखिए कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, 2 4 6 8। अब ए जो देखो यूनियन है, यूनियन के अंदर तो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, उसकी तो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम जो हमें बाकी 2 सेट दिए हैं उनको हम देखेंगे।
देखो यूनियन के अंदर तो आ जाते हैं, सारा जितना भी एलिमेंट्स है सब आ जाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो सबसे छोटा जिसमें सबसे कम एलिमेंट है बी में आने वाली एलिमेंट्स क्या सेट ए में है, हाँ बी में 6 और 8 आ रहा है, ए में भी है, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है कि सेट बी से बड़ा क्या सेट ए है। तो मैं यहाँ पर सेट ए बनाऊंगी पहले, ठीक है, सेट ए बना दिया, इसको मैं सेट ए नाम दे दिया। सेट ए के अंदर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 4, ठीक है, 2 4 लिख दिया मैंने। और इसके अलावा इस सेट ए के अंदर एक और सेट बना दूंगी। अब सेट ए के अंदर मैं एक और इस तरीके से बेटा बनाकर, सॉरी यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, इस तरीके से ए है खाली है, ठीक है बेटा, डॉट गलती से मैंने लगा दिया था। अंदर बेटा मैंने क्या किया है, पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ पर यू से यूनियन के डिनोट किया, फिर एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर जो सेट ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि सेट बी में नहीं आ रहे हैं उनको लिख दिया। फिर सेट ए के अंदर ही सेट बी के भी 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो सेट ए का जो सर्कल में बनाया उसके अंदर एक सर्कल बनाया सेट बी के लिए, और इसके अंदर वो एलिमेंट लिखूंगी जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, 6 और 8, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक सर्कल है जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स है, और सेट ए के सर्कल के अंदर ही एक और सेट है जिसमें बी के एलिमेंट है, जो कि बी के एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर भी आ रहे हैं, और जो बाकी बचे एलिमेंट है वो सब हम यूनियन में लिख देंगे। तो 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी क्या बच गया, देखो यहाँ से 2 4 काट दो, 4 को काट दो, 6 को काट दो, 8 को काट दो, क्या बच गया 1 3 5 7 9, ये सब बच गया। तो इन सबको हम यूनियन में लिख देंगे। तो डॉट 1 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 7 डॉट 9, इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब बेटा देखो उसके बाद आता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। सेट्स का सेट्स के ऊपर ऑपरेशन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मेरे ख्याल से क्लास 7 में अपने इस तरीके का कुछ पढ़ा हुआ है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को आपको बताया यू से डिनोट किया जाता है। अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अभी अपने ऊपर एग्जांपल देखा, यहाँ पर यूनियन जो था उसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स थे ना, तो यूनियन क्या होता है, जिसके अंदर जो भी 2 सेट और दिए हैं उन सबके एलिमेंट्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो होता है यूनियन ऑफ सेट। और यूनियन ऑफ सेट को डिनोट किया जाता है यू से, अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक सेट दिया है ए, जिसके अंदर यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8 3 5, और एक सेट दिया है सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे लिखकर दिखाना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के जो एलिमेंट है उनको, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के दोनों के एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले सबसे तो ए के एलिमेंट उतार देते हैं, क्या है 2 4 6 8 3 5, ठीक है। उसके बाद क्या बचे, देखो बेटा 2 तो यहाँ पर नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 रिपीट हो रहा है, 6 को काट दो। उसके बाद 8 रिपीट नहीं हो रहा, 3 रिपीट हो रहा, 3 को काट दो, 5 रिपीट हो रहा, 5 को काट दो, यानी कि क्या बचा 1 and 7, ठीक है, समझे आप। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए जो सेट ए है और सेट बी है उनके एलिमेंट्स को यहाँ पर कंबाइन करके लिख देना है। यूनियन का मतलब ये होता है जोड़ना, ठीक है जी। लेकिन जोड़ने में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, क्योंकि तो मैंने पहले सेट ए के एलिमेंट जितने थे वो लिख दिए। उसके बाद मैंने देखा कि सेट ए के कौन से एलिमेंट है जो सेट बी में रिपीट हो रहे हैं, जो सेट बी में रिपीट हो रहे हैं उनको क्रॉस लगा दिया और बाकी बचे एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। इससे मैंने ए यूनियन बी को आपको यहाँ पर लिखकर दिखा दिया, ठीक है। जब इसको वेन डायग्राम से शो करके भी दिखाते हैं। अब बेटा ए यूनियन बी वाला मैं आपको यहीं पे डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ। बेसिकली मैंने दिखा दिया लेकिन कैमरा बंद था तो मैं दोबारा से बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी। इसके अंदर मैं 2 सर्कल बना दूंगी, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल इस तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी में इसी तरीके से सर्कल कंबाइंड होते हैं। ये यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये डिनोट करता है यूनियन को, ठीक है। ये सेट ए के लिए बन रहा है, ये सेट बी के लिए बन रहा है। तो सेट ए में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट बी में नहीं है, वो है 2 4 8, और सेट बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में नहीं है, वो है 1 और 7। और यहाँ पर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर वो वाले एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो कि दोनों के अंदर ही नहीं है। वो कौन कौन से हैं,
जो ना तो सेट ए में है ना सेट बी में है, 3, 5, 6, ठीक है। तो जो ये पोर्शन मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये किसको शो करता है बेटा? ये करता है ए यूनियन बी को शो करता है, ये करता है ए यूनियन बी को शो, ठीक है जी। बेटा मैंने भी यहाँ पर भी बनाकर समझाया, लेकिन मेरा कैमरा ऑफ होने की वजह से वो मैं आपको बता नहीं पाई, तो मैंने आपको दोबारा से यहाँ पर बनाकर दिखा दिया, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब यूनियन के ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, ये क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं, तो बता देती हूँ क्या होता है। देखो ये होता है ए यूनियन बी, इसको बोला जाता है ए यूनियन बी। ये किसके इक्वल होता है? बी यूनियन ए के। ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ है, ये 7th क्लास में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। जब ए यूनियन बी जो हो वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोला जाएगा। अब उसके बाद अगर ए यूनियन बी एक ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाद यूनियन में सी है, तो ये इक्वल होगा ए यूनियन और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। इसको एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 आपको पता है 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो अल्टीमेटली क्या आ जाता है? ए ही आ जाता है, ठीक है जी। तो यानी कि अगर सपोज मैं ये सपोज करो मैं 1 में आपको बोलती हूँ 0 को ऐड करो, तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा ना। तो 5 का क्या मतलब? क्या एम्प्टी तो है। तो 1 में अगर यहाँ पर कोई एक सेट है ए, उसमें मैंने 0 को ऐड किया, तो क्या सेट निकल के आएगा? वही वाला सेट आ जाएगा जैसे यहाँ पर 1 आ गया। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, यू मतलब यूनियन, ठीक है। जिसको बोला जाएगा लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, और 5 इसमें आइडेंटिटी ऑफ यूनियन ही है, ठीक है जी। उसके बाद ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है जी। अगर ए यूनियन ए है, ठीक है, तो वो इक्वल्स टू ए ही आएगा। अगर ए को ए में यूनियन करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो ए के इक्वल आएगा। उसके बाद होता है यू यूनियन ए। अगर मतलब यू को कोई एक यू है, उसमें यूनियन ए को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये यू के इक्वल आता है। ये लॉ ऑफ यू है, ठीक है जी। यानी यूनियन में अगर आप ए को कोई सेट है उसको जोड़ देंगे तो वो यूनियन के इक्वल आएगा। उसके बाद इंटरसेक्शंस ऑफ सेट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का सिंबल क्या है बेटा? तो इनका सिंबल यू था, इसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का सिंबल होता है अपोजिट यू, ठीक है। ये मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अ सेट विच कंटेन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ऐसा सेट जिसमें कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उनको बोला जाता है वो, तो वहां पर क्या बनता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बनता है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने एक सेट लिया है ए, इसके एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरा सेट लिया उसके एलिमेंट लिख दिए 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। ये सब जो दोनों में कॉमन है, यानी जो एलिमेंट सेट ए और सेट बी में कॉमन है वही इसमें आएंगे। तो सेट ए में आप देख सकते हैं 6 7 8 आ रहा है, और सेट बी में भी 6 7 8 आ रहा है। ये कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे इसमें ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। कितना आसान है ना। जो भी दो सेट गिवन है उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा दिए, और यहाँ पर जो भी सेट के नाम है वो लिखकर उसके बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन दो सेट का लिखकर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अब इसका बेटा वेन डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि जितने भी सेट है, जैसे यूनियन निकालती हो, इंटरसेक्शन निकालती हो, ठीक है जी, या आप इनका जो भी ऑपरेशन करते हो इनके ऊपर, तो उनका वेन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर बना दिया यूनियन के लिए यू, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सर्कल बनाऊंगी, इसमें भी सर्कल जो है इस तरीके से बनाने हैं, ये बना दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट ए के लिए, ये हो गया हमारा सेट बी के लिए, ठीक है जी। और हम अब सेट ए और सेट बी में तो कुछ भी नहीं लिया, आए हमारे कौन से आए थे यहाँ पर एलिमेंट्स 6 7 8। तो ये जो आपको शो कर रहा है ना यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो आपको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी को, क्योंकि ए और बी के अंदर जो कॉमन चीज है वो हमने यहाँ पर लिखी है। तो ये वाला पोर्शन शो करता है ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा इंटरसेक्शन वाले का भी डायग्राम बन जाएगा, और यहाँ पर यूनियन ही आएगा, ठीक है। सब जगह आप इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, यूनियन की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा यूनियन ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी।
इस तरीके से जैसे प्रॉपर्टीज सी यूनियन के ऊपर इसी तरीके से सम प्रॉपर्टीज हैं ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होगा? बी इंटरसेक्शन ए, इसको बोला जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर है और इंटरसेक्शन सी है तो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी, इसको बोला जाएगा एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद अगर फाई है, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई होगा, ये आपको बता ही चुकी हूँ बेटा। ठीक है, और उसके अलावा यूनियन इंटरसेक्शन ए है तो वो भी ए के इक्वल होगा, ये लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन है। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए के इक्वल होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे बेटा खुद ही क्लियर होते जाएंगे कंसेप्ट्स। ये कौन सा लॉ है? ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दैट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यू, जो इंटरसेक्शन है वो यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है जी, तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कंसेप्ट है, सब ध्यान से समझना। डिफरेंस ऑफ सेट, अगर सेट का आपको डिफरेंस निकालना है, अगर सेट्स गिवन है उनका डिफरेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक सेट दे दिया ए, इसके एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक सेट दे दिया बी, उसके एलिमेंट दे दिए 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी क्या निकलेगा? ठीक है, a माइनस बी क्या निकलेगा? देखो a में जो एलिमेंट है, मतलब a के जो एलिमेंट b में आ रहे हैं उनको कट कर दो, जो सेम एलिमेंट है। जैसे 6 इसमें है 6 इसमें कट हो गया, 7 इसमें कट हो गया, 8 इसमें कट हो गया। ठीक है, और बेटा देखो ये तो मैंने एलिमेंट आपको कट करके दिखाया, क्यों दिखाया आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको a माइनस बी और b माइनस ए लिख कर दिखाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को माइनस करते हो, a के एलिमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर b के एलिमेंट 6 7 8 है। ठीक है, 9 10 11 तो a में आए ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि ऐसे कौन से एलिमेंट है a के जो b में भी है, 6 7 8 है, तो उनको कट करके बाकी कौन से एलिमेंट बचे 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएंगे a माइनस बी में। उसके बाद b माइनस ए में क्या आएगा? b माइनस ए में वो आएगा बेटा जो a के पास नहीं है, जैसे कि a के पास 9 10 11 नहीं है तो ये किस में आ जाएगा? b माइनस ए में। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। देखो सबसे पहले a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी जब हम करेंगे तो हम ये देख लेंगे a के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सेट b में भी आ रहे हैं, तो जो सेम एलिमेंट है सेट a और सेट b के उनको आपस में कट कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा सेट b के जो अनदर एलिमेंट है जो सेट a में आएंगे उनको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो तो सेट b में है। सेट a के जो बचे हुए एलिमेंट है वो आ जाएंगे a माइनस बी में। उसके बाद b माइनस ए जब करेंगे तो सेट a के एलिमेंट अब जो कट हो गए वो तो कट ही हो गए, सेम थे। ठीक है, और बाकी जिस तरीके से देखो जब मैंने a माइनस बी किया था तो सेट b के अंदर 9 10 11 था, क्योंकि 9 10 11 एलिमेंट जो मेरे पास सेट a में नहीं थे तो मैंने नहीं लिखे ना। इसी तरीके से जब मैं b माइनस ए करूंगी तो सेट b के अंदर 9 10 11 क्योंकि a के अंदर नहीं है तो उनको मैं यहाँ पर b माइनस ए करके लिख दूंगी, यानी कि वो हमारे b माइनस ए में आ जाएंगे। सेट b वाले एलिमेंट जो कि सेट a में नहीं है तो उनको हम वहां पर नहीं लिखेंगे, तो खाली यहाँ पर b माइनस ए में 9 10 11 लिख देंगे। इस तरीके से डिफरेंस ऑफ सेट आप निकाल सकते हो। अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे ये देखिए। अब इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं बेटा। वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका देखिए, यहाँ पर देखिए हम पहले सबसे क्या करूंगी, मैं 2 सर्कल बना दूंगी। यहाँ पर यू का साइन आ जाएगा यूनियन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है आप देख सकते हो, ये ए है ये बी है। ठीक है, ए के अंदर कौन से एलिमेंट लिए हमने 1 2 3 4 5, बी के अंदर कौन से एलिमेंट लिए 9 10 11। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट कौन से है 6 7 8, तो बचे हुए एलिमेंट को ले लेंगे यहाँ पर 6 7 8। ठीक है, तो बचे हुए एलिमेंट कहाँ पर ले लिए बेटा हमने, बचे हुए एलिमेंट ये आ गए, ये पोर्शन में बचे हुए एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो ये जो बचे हुए एलिमेंट आए हैं ये किसको शो करता है बेटा, ये शो करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, ये किसको शो करता है, ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है। अब इसके अंदर एक चीज और बताओ, इसके अंदर क्या a माइनस बी वो इक्वल है b माइनस ए के?
क्या a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल है? नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स एकदम अलग अलग हैं। और ये आपको मैंने बता दिया, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये शो करता है a माइनस बी को, ये वाला सर्कल। और ये वाला जो सर्कल है किसको शो कर रहा है बेटा? ये सर्कल शो कर रहा है b माइनस ए को। ठीक है जी, इसी इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर दो सर्कल्स कंबाइंड होते हैं तो हम a यूनियन b भी निकाल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब आगे मूव करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ऑल एलिमेंट्स। एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो जिस किसी ने आपकी तारीफ कर दी, अब उसको यू कैन टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वो उस कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब देखो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। पहली बात तो ये सपोज करो ए है, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट के साइन इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये सॉरी हाइड हो गया, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मेंट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा ही हुआ है, मैं यहाँ पर यहाँ से ऐसे कर देती हूँ, बार बार क्या लिखूंगी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, पहले आपको ये चीज समझनी है। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। तो मैंने आपको एक लाइन पढ़ के बता दी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होता है वो एलिमेंट होते हैं यू के, जो कि ए के एलिमेंट नहीं होते। देखो, अब इसको इस तरीके से समझना तो थोड़ा मुश्किल होता है थ्योरी में, तो एग्जाम्पल से इसको मैं क्लियर करती हूँ। देखो, सपोज करो आपको यहाँ पर यूनियन में दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और ए एक सेट दे दिया जिसमें 6 7 8 9 10 11 दे दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे लिखूंगी? देखो, पहले तो ये सेट वाला जो साइन है, जो भी मेरा ब्रैकेट है, ये बनाऊंगी। ठीक है, क्या ए के अंदर क्या आ रहा है? 6 7 8 9 10 11। तो यूनियन में से 6 7 8 9 10 11 को मैं कट कर दूंगी। आप समझ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या आता है कि जैसे यूनियन आपको दिया है, ठीक है, यूनियन जो है इसमें सेट के फॉर्म में इस तरीके से आपको ये जो यूनियन सेट है इसके अंदर आपको एलिमेंट्स दे दिए यहाँ पर, और जो एक ए सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स दे दिए। अब आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो यूनियन के अंदर से आपको कट कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, और बाकी बचे हुए एलिमेंट आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में लिख देने हैं। तो बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या है? यहाँ से देखो, यूनियन से 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखूंगी 1 2 3 4 5। उसके अलावा क्या बचता है बेटा? उसके अलावा यहाँ पर 12 बच रहा है, 12 लिख दिया। ठीक है, और बाकी सबको तो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या हो गया? देखो कि यूनियन के एलिमेंट आगे बचे हुए, लेकिन जो ए जो सेट था उसके एलिमेंट यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि जो ए एलिमेंट के अंदर, जो ए सेट के अंदर एलिमेंट थे, उन सबको मैंने यूनियन सेट में जो एलिमेंट थे उनसे कट कर दिया, सेम एलिमेंट को कट कर दिया। यानी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो ए का, जब भी हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो उस सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट को लिखने में नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब मैंने ए सेट जो था उसके कॉम्प्लीमेंट लिखे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आया जो कि मेरे सेट ए के अंदर गिवन है। ठीक है जी, अब आगे मूव करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, ये भी पढ़ लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्लोज क्या होता है? इसके अंदर होता है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये यू के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये 5 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ये सब चीजें जब आप करोगे ना, क्वेश्चन करोगे, इसमें आपको खुद ही याद होती चली जाएंगी। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर अगर ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है जी, उसके बाद लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कहता है जी कि ए का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है और ब्रैकेट होल इसके ब्रैकेट के बाहर भी कॉम्प्लीमेंट है, तो वो ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये क्या कहता है कि फाइव का अगर कॉम्प्लीमेंट है ये इक्वल्स टू यूनियन होगा, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो इक्वल्स टू 5 होगा। ठीक है जी, अब आगे मूव करते हैं। अब बेटा वैसे तो आपका जो बुक का सिलेबस है वो मैंने पूरा करा दिया है, एक लास्ट टॉपिक बचता है पावर सेट। ठीक है, जो बुक के अंदर नहीं है, लेकिन कई बार जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपको एक चीज और बता दूं, इसमें जो मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ कराया है, ये जो लॉ कराया है ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, स्कूल का सिलेबस यहाँ तक खत्म होता है। एक पावर सेट है, ये भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये पहले सिलेबस में था, तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्या होता है। देखिए, पावर सेट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड ए इटसेल्फ। पावर सेट, अगर हम ए का पावर सेट लिखते हैं तो ये सब पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, मतलब ए के जितने पॉसिबल सबसेट है वो इसमें आते हैं। उसके अलावा एम्प्टी सेट भी इसमें आता है, उसके अलावा ए खुद भी इसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ए सेट ली है जिसके यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हैं ए बी सी, ठीक है। अब अगर मुझे पावर सेट ऑफ सेट ए बनाना है तो कैसे बनाऊंगी बेटा, यहाँ पर पहले सबसे सिंबल लगाऊंगी, इसके अंदर फाई आता है जैसे कि बोला है तो फाई लिख देंगे। ये बनता है बेटा इस तरीके से, आपको मैंने सिखाया था कि हम जो क्या करते हैं 2 की पावर m लेते हैं, ठीक है। और m यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी गिवन सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है 1 2 3 गिवन एलिमेंट्स है, ठीक है, वो लिख दिए। तो यानी कि 2 की पावर 3 करेंगे, यानी कि कितने इसके सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। इसके भी 3 सबसेट बनेंगे क्योंकि इसके अंदर 3 हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। और 2 की पावर m करने पर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस गिवन सेट के अंदर 3 है, तो 2 की पावर 3 की है तो टोटल 8 सबसेट बनेंगे। तो 8 सबसेट बनेंगे, सबसे पहले 5 तो आएगा, उसके बाद सबसेट बनाने शुरू करते हैं। देखो, पहले सबसे ए बना दिया एक सिंगल, फिर बी बना दिया एक सिंगल, जैसे मैंने 1 2 3 के आपको बनाकर दिखाए थे। फिर सी बना दिया एक सिंपल, ठीक है। फिर ए और बी का बना दिया एक सेट, फिर बी और सी का एक सेट बना दिया, ठीक है बेटा। फिर ए और सी का एक बना दिया, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और एक तो एक खुद ही बन जाएगा ए बी सी, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा छोटा पड़ गया निशान, इसको ऐसे बड़ा कर दो सिंबल को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले कराया था बेटा। इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए। ये क्या बनाया हमने, ये हमने बनाया है पावर सेट ऑफ ए। जैसे ने मैंने आपको पहले 1 2 3 का करके दिखाया था, वही चीज मैंने यहाँ पर करके दिखाई है। ये पावर सेट बन गया हमारा ए का, ठीक है जी। तो बेटा जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, मतलब जो भी चीजें इसके अंदर आती हैं वो सब मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं बेटा। इसके साथ मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स, इसका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा यहाँ पर करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है जी। और आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी इस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की। अब मैं इसके बाद इसकी 11.1 एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है जी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, एक्सरसाइज 11.1 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच वंस अगेन।